इश्क मेरा मुंतहा चौहान किस्त नंबर 13। मीर यामीन सिकंदर, आप भी कब किसी भूल में मत रहना। ये मेरा कमरा है और मेरा ही रहेगा, समझे आप। कशिश कहाँ हार मानने वाली थी। कशिश चलो यहाँ से। एक सख्त नज़र अलीज़े पे डालते वो कशिश का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगा। छोड़े मुझे, क्या करें आप। कशिश बुरी तरह मचली थी, लेकिन यामीन ने बिना उसकी तरफ देखे इसे कमरे से बाहर ले गया। वो हैरत की मूरत बनी इसे खुद को खींच के ले जाता देख रही थी। यामीन सिकंदर, वो मेरा कमरा है, आप भूल रहे हैं। कशिश ने दुहाई दी। कशिश, ज़िद मत करो और जाओ। यामीन का दिल बुरी तरह पसीज रहा था। इसका यूं सब कहना यामीन के दिल दर्द दे रहा था। आपने तो अभी मेरी ज़िद देखी नहीं है, कशिश ने मजबूत लहजे में कहा। यामीन ने इसे इसके अपने पुराने रूम में ले जा के छोड़ा तो वो बथराई थी। तुम अब यहीं रहोगी और जब तक मैं ना कहूँ बाहर नहीं आओगी, ओके। यामीन ने इसे हदायत की थी। हरगिज़ नहीं। आपको क्या लगता है मैं कोई मजलूम लड़की हूँ जो रो धो के बैठ जाऊँगी। कशिश ने आगे बढ़ते जारहाना अंदाज में कहा। कशिश, यामीन कुछ कहते कहते फिर से चुप कर गया था। उसकी आंखों में एक दास्तान थी जिसे वो देख हारने लगा था। गहरा सांस खारिज करता वो बाहर निकला और बाहर से लॉक लगा दिया। मीर यामीन सिकंदर, दरवाज़ा खोलें, आप गलत कर रहे हैं। यामीन ने आंखें बंद किए, खुद पर जब्त किया। जाने लगा तो सामने इन तीनों को शिकवा कना अंदाज में खड़े पाया। आप ऐसा मत करें कशिश के साथ, प्लीज़ भाई, किरण ने रोंदे लहजे से कहा। यामीन ने नज़रें फेर लीं। आपकी जो भी वजह है भाई, लेकिन इसे मत रुलाएं। समीर भी आगे बढ़ा। तुम भी कुछ कह दो। मैं ही गलत हूँ, बाकी सब ठीक है। खामोश खड़े दावर को शिकवा वाले अंदाज में कहता वो इन तीनों को टूटा हुआ लग रहा था। भाई, वो बाद में बात करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए। अगर तुम तीनों मुझे कुछ भी इज़्ज़त देते हो तो मेरी बात को मानोगे। यामीन ने अच्छी खासी धमकी दी थी और वहाँ से अपने रूम की जाने बढ़े। तीनों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप वहाँ से चले गए थे। नरम मुलायम बिस्तर पर लेटते अलीज़े ने फ़ोन कान से लगाया। हो गया मेरा काम, अब तुम्हारी बारी है। मुझे तो उन्होंने वेलकम किया नहीं, लेकिन आ जाओ, मैं आपका वारम वेलकम करूँगी, अलीज़े ने बहुत फ़ख्र से कहा और कहका मार के हंसी। फ़ोन बंद करते वो उठी और इंटरकॉम पे मेड को बुलाया। जी मैडम, वो मोदमाना अंदाज में खड़ी हुई। ऑरेंज जूस लेके आओ मेरे लिए, दिमाग थका दिया मेरा, थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। जी। वो वापस निकल गई। आहा, क्या मज़ा है यामीन के, बहुत तरक्की कर ली है। भला वो पूरे कमरे का जायज़ा ले रही थी कि इतने में यामीन कमरे में दाखिल हुआ और सीधा अलीज़े के सर पर जा खड़ा हुआ और उसका गला पकड़ा। तुम किसी भूल में मत रहना, मेरी कशिश से दूर रहना, वरना ऐसी सज़ा दूंगा कि मौत भी मांगोगी तो वो भी नहीं दूंगा, समझी। झटके से इसे छोड़ा। वो खांसती हुई पीछे हटी। उबल के उसकी आंखें बाहर आ चुकी थी। इस रूम में रहो और सुकून से रहो। ख़बरदार मेरे घर के किसी फ़र्द को कोई भी तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की। यामीन, ये मत भूलो कि तुम्हारे दादा मेरे कब्ज़े में है। अगर तुमने मुझे कोई भी चोट पहुंचाई तो खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। अलीज़े की सांस बहाल करती इसके मद्दे मुकाबिल हुई। इसी वजह से तुम यहाँ पे हो, और मेरे दादाजी को कुछ भी हुआ, कुछ भी, वो दिन तुम्हें पछताने के लिए भी नहीं छोड़ूंगा, यामीन ने गुस्से से कहा और बाहर निकला। इसने खुद का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। फ़ोन पर जलील को सारी बात बताते इसे दादाजी को ढूंढने का कहा, साथ ही इंस्पेक्टर परवेज़ को भी शामिल करने का कहा। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे दादा का पता चल जाए, इसके बाद लीजे तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज़ है। कच्ची डोरियों से मैनू तू बांध ले यार, पक्की पक्की यारियों से मैंने बांधे ना फासले। ए नाराज़गी कागज़ी सारी तेरी, मेरे सोनिया तो सुन ले मेरी दिल दियाँ गल्लां, करांगे नाल नाल वे, अख नाल अख नूं मिला के, दिल दियाँ गल्लां करांगे रोज़ रोज़ बे, सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सता मैनू क्यों, दिखाया मैनू क्यों, एवें छोटी मोटी रस के रसाया मैनू क्यों, दिल दियाँ गल्लां करांगे नाल नाल वे, अख नाल अख नूं मिला के। अनाशे शाम के मंज़र को सोचते इसके चेहरे पर मुस्कुराहट सजा रही थी। डीजे के सॉन्ग पे, कपल डांस पे हाजिक कहीं से भी नाराज़ नहीं लगा था। वो मन ही मन में बहुत खुश हुई थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे वो अंदर दाखिल हुआ। नाशे ने फ़ौरन खड़े होते हुए पलटकर इसे देखा और एक मुस्कुराहट दे के इसका इस्तकबाल किया। हाजिक एक लम्हा ठहरा, लेकिन अगले ही पल इसे नज़रअंदाज कर गया। हाजिक का नाशे ने इसे बहुत चाहत से पुकारा था। हाजिक का सपट चेहरा देखते इसकी नज़रों में चाहत के रंग कौसे कज़ा की तरह ढल रहे थे। मुझे आपसे कुछ कहना है, धीरे से धीरे कहती, धीरे धीरे धड़कते दिल के साथ पलके उठाती गिराती वो हाजिक को चौंका गई थी। इसी की तरफ पलट के खड़े सवालिया
نظریں اس پر گاڑی تھی۔ وہ زبان ہونٹوں پہ پھیرتے وہ حاذق کو پھر سے بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیا کہنا ہے؟ حاذق نے نظریں پھیرتے ہوئے کہا، آئی لو یو۔ وہ کہنا بھی چاہ رہی تھی اور کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ بیوقوف بنانے کے لیے میں ہی ملتا ہوں بار بار۔ حاذق نے اس کی بات کاٹی تو وہ ایک دم سے چپ ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کل تک میں تمہارے لیے ولن تھا، سازشی تھا، اور آج ہیرو بن گیا ہوں۔ الو سمجھا ہوا ہے تم نے مجھے؟ میٹھے طنز کے تیر چلاتے وہ ناشے کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کا قتل کر چکا تھا۔ حاذق پلیز ایک بار مجھے میری ساری بات کہنے کا موقع دیں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگے کہ میں غلط ہوں تو جو چاہے سزا دینا، میں اف تک نہیں کہوں گی۔ اناشے نے اتنے منت اور دل سے کہا کہ حاذق سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ ٹھیک ہے بولو۔ اناشے نے لمبا سانس خارج کیا۔ حاذق کو ساری بات بتانے کا فیصلہ کیا، کس طرح وہ عورت حاذق کی ماں بن کر اس سے ملی تھی۔ حاذق، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ سے الگ ہوں، لیکن صرف اس کے کہنے پر میں نے آپ سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ ناشے کی ہر بات میں سچائی جھلک رہی تھی، لیکن حاذق بس ایک ٹکے سے دیکھے جا رہا تھا، جیسے اسے ان سب باتوں سے کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ بس یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ حاذق نے بنا پلکے جھپکائے تو ناشے اسے اس طرح بہیو کرتے دیکھ کر چپ سی ہو گئی تھی۔ مطلب وہ اس پہ پھر سے یقین نہیں کر رہا تھا۔ ناشے تم جانتی بھی ہو کہ محبت کیا ہے؟ اب کی بار اس نے سوال کیا۔ اناشے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کتنا درد تھا اس کی آنکھوں میں۔ میں نے محبت کی تھی، ہاں، سوچا تھا تمہاری بے وفائی پہ تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، ایک بار پھر مل جاؤ تو بدلہ لے لوں گا اس درد، اس تکلیف کا جو تم نے بے وفائی کی صورت میں اس دل میں لگائی ہے، لیکن نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکا میں۔ حاذق جیسے بے بس ہوا تھا۔ محبت کی تھی نا تو سہنا تو تھا نا۔ آج تم مجھے ساری سچائی بتا رہی ہو، جبکہ اگر ہماری شادی نہ ہوئی ہوتی تو تم نے کبھی یہ سچ نہیں بتانا تھا۔ حاذق نے اسے شرمندہ کر دیا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ حاذق اس نے کچھ کہنا چاہا۔ اناشے اب سنو، میری محبت اتنی آسان نہیں کہ کسی کی دلیل کی محتاج ہو۔ یہی بات جب رات کو میں نے تم سے کہی تو تم نے میرا یقین نہ کیا۔ جب یہی بات کشش نے تم سے کہی تو تم اپنی غلط طریقے کا احساس ہوا جاگا۔ حاذق نے دکھی انداز میں کہا تو اناشے کی آنکھیں بھیگ گئی۔ معاف۔ روتے ہوئے اس نے سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ فکر نہ کرو، اس رشتے کی وجہ سے تم یہ سب کر رہی ہو تو بے فکر ہو، میں بیچ راہ میں ساتھ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مانا کہ یہ شادی ماما اور بابا کی خاطر کی ہے، ان کا سر جھکا سر نہیں دیکھ سکا میں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی سچ ہے کہ تم سے محبت آج بھی ہے۔ آج بھی اس دل میں وہ محبت باقی ہے جو اپنی محبت کو رسوا ہوتے نہ دیکھ سکا تھا۔ ہاں مانتا ہوں، کرتا ہوں تم سے محبت، لیکن کرو تم پہ اعتبار، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے مجھ سے کوئی امید مت نہ رکھنا۔ حاذق کا لہجہ بھی روند گیا تھا اور ساتھ میں وہ اناشے کے جذبوں کو بھی روند گیا تھا۔ اناشے تو بس اسے جاتے ہوئے اس کی پیٹھ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کے لیے یہ سچائی کہ اسے جدا کرنے کی ایک سازش کی گئی تھی، اس سے کہیں زیادہ اہم اناشے کی بے وفائی تھی، اور محبت کا یہ داغ شاید ساری زندگی نہیں دھلے گا، اور یہی اس کی سب سے بڑی آزمائش بھی تھی اور سزا بھی۔ فون بند کرتا وہ واپس پلٹا تو ملازمہ کو جوس کا گلاس لے جاتے دیکھا۔ ایک منٹ، یہ کس کے لیے؟ یامین نے روک کے پوچھا۔ بھائی، وہ میڈم جو آئی ہیں نا، انہوں نے منگوایا۔ جوس کا گلاس دیکھتے یامین کے دماغ میں ایک نیا پلان آیا۔ ٹھیک ہے، یہ بعد میں لے جانا، پہلے مجھے پانی پلا دو۔ سرسری انداز اپنایا تو سارا ثابت میں ہلاتی جو دوا گلاس ٹیبل پر رکھتی کچن کی جانب بڑھی تھی۔ یامین نے فوراً ڈائننگ روم کی کبرڈ کا ایک دراز کھولا، اس میں سے جو اس نے فرسٹ ایڈ باکس رکھا تھا اس میں سے 3 ٹیبلٹس نکالیں اور اس جوس میں مکس کر دیں۔ اتنے میں ملازمہ پانی لے آئی۔ یامین کو پانی کا گلاس تھماتے وہ لیزے والے روم کی جانب بڑھی۔ اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا لیزے، اب تم گئی کام سے۔ پانی کا گلاس منہ کو لگاتے وہ مسکرایا تھا، اور اب اس کا رخ کشش کے روم کی طرف تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے گھٹنوں کے بل صوفے کے پاس بیٹھی نظر آ گئی۔ شاید روتے ہوئے وہ وہیں بیٹھی سو گئی تھی یا جاگ رہی تھی۔ یامین دھیرے سے دروازہ لاک کرتا اس کے پاس آیا۔ وہ یامین کا اپنے پاس آنا محسوس کر گئی تھی۔ کشش، اس نے دھیرے سے لیکن محبت بھرے لہجے میں پکارا۔ کشش نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ یہ آنکھیں اس کی روئی ہوئی تھیں اور کتنے ہی شکوے تھے اس کی آنکھوں میں۔ یوں نیچے کیوں بیٹھی تھی؟
क्यों आए हैं आप? वो दांत पीसते हुए बोली। तुम्हारे पास ना आता तो कहाँ जाता? इसी के मुकाबले सोफ़े के साथ टेक लगा के बैठते वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला, वो है ना अलीशा चुड़ैल, आपकी भगौड़ी बीवी, जिसे आपने हमारे रूम में रखा है। जाएं वहीं। मुंह फेरा इसने तो यामीन उसकी इस नाराज़गी दिल से नाराज़गी पर दिल से मुस्कुराया था। कैसे जाऊं अपने ज़िद्दी इश्क को छोड़ के? यामीन ने बहुत गंभीर लहजे में कहा तो कशिश की आंखें हैरत से फैल गईं। झटके से पलटी। एक तो वो इश्क है और एक मेरा है, ऊपर से ज़िद्दी भी और जुनूनी अलग। आप वहीं थे? कशिश ने आंखें फैला के पूछा। अब अपने छोटे से प्यारे से ज़िद्दी इश्क को छोड़ के कहीं और जा सकता हूँ क्या भला? यामीन ने इसे अपनी तरफ धीरे से खींचा तो वो इसके सीने से आ लगी और फिर खुद ही पूरे इस्तेकात और मान दे अपना सर यामीन के सीने पर टका दिया। यामीन ने इसे अपने हिसार में लिया। छड़ के जाएं तो सही, जान ना ले लूँगी, धीरे से कहती वो यामीन के 14 तबक रोशन कर गई थी। बहुत जुनूनी बीवी मिल गई है यार, इतना टूट के चाहोगी क्या अंदाज़ा था? यामीन ने उसको रिलैक्स करना चाहा। आप ना बहुत बुरे हैं, कशिश मुंह बना के बोली। ये मेरे छोटे से प्यारे से ज़िद्दी इश्क की आंखों पर इतना जुल्म क्यों? आंखें रोई और सूजी हुई देखकर यामीन ने उसका चेहरा ऊपर की तरफ करके आंखों में देखते बहुत प्यार से पूछा, मीर यामीन सिकंदर? कशिश ने भी उधार न रखा। यामीन ने इसे गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटाया। चलो आंखें बंद करो और सो जाओ। यामीन ने आके बालों में उंगलियां चलाते धीरे से कहा। आपने मुझे रूम से निकाला और इस चुड़ैल को रूम में जाने दिया? आंखें मूंदे वो फिर से बोली। कशिश सो जाओ, थोड़ी देर सुबह बात करेंगे। यामीन ने इसे बच्चों की तरह ट्रीट किया। हाँ, ताकि आप दोबारा वापस इसके पास चले जाएं। मुंह उठाकर कहती वो यामीन को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। इतना शक? यामीन ने भवें उचकी। शक्की नहीं, यकीन। इसे नींद की वादियों में भेज के आप यकीनन इसके पास वापस जाने के लिए इरादे ही रखते हैं ना? कशिश के अल्फाज ने यामीन के दिमाग की बत्ती जला दी। क्योंकि क्या मतलब? यामीन ने उठ बैठा। मुझे सब पता है, वो इस वक्त बेहोश है और अब मेरा नहीं ख्याल हमें यहाँ बैठ के टाइम ज़ाया करना चाहिए। चल के देखते हैं। कशिश फ़ौरन उठी और बाहर निकली। यामीन भी इसी के पीछे आया और अब भी कुछ कहता कि बाकी 3 नमूनों को भी वहाँ चौकन्ना खड़ा देखकर वो किंग रह गए थे। मतलब वो चारों ही चौकन्ने थे और यामीन इनको अंडर एस्टिमेट कर रहा था। यही सोचते वो इनके साथ अलीज़े के रूम की जानिब बढ़ गया था, जहाँ वो मुकम्मल नींद की आगोश में थी। दावर ने इसे चेक करते कहा, डोंट वेरी, 3 गोलियाँ थी, सुबह तक तो होश में नहीं आना, अपना काम जारी रखो। समीर ने फ़ौरन से दावर को कहा तो यामीन ने चेहरा मोड़े इस नमूने को देखा। समीर की नज़रें भी यामीन की नज़रों से टकराई थी। नॉट सीरियसली? तुम लोग मेरी मुखबरी करते रहे हो? कैसे जानते हो सब? यामीन के माथे पर तेवरियां चढ़ी। कशिश ने लब बीच के समीर को ऐसे दिखा जैसे खा जाएगी। वो ऐसे ही आइडिया लगाया। कानों पे खुजलाते हुए वो रुख फेर गया था। ये रहा मोबाइल। किरण ने दावर के ऊपर से मोबाइल उठाया। गुड, दिखाओ तो। कशिश ने इससे मोबाइल लिया। बट इस पे तो पासवर्ड लगा हुआ है। समीर सोचते हुए बोला। तो क्या हुआ? दावर का लैपटॉप है ना, पासवर्ड हैक करना तो उसका बाएं हाथ का काम है। कशिश ने भी लुकमा दिया। वो चारों यामीन समेत दावर के रूम की जानिब बढ़े थे, जहाँ दावर ने लीजे का पासवर्ड से लैपटॉप के साथ अटैच किया था और पासवर्ड पे अपना फेवरेट काम करने लगा था। अब इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? कशिश ने यामीन को आंखें फाड़ के देखते हुए देखा तो टोक दिया था। मैं इतने पैसे देकर बाहर से टीम हायर करता हूँ और ये सब काम करने के लिए, और ये अब तक नहीं जानता था कि एक काबिल टीम मेरे घर मौजूद है। यामीन ने दाद दी थी, घर की मुर्गी दाल बराबर, समीर ने बर्जस्ता कहा और दावर ने भी असाबत में सर हिलाया। इस सब में कितना वक्त लगेगा? यामीन ने कलाई पे बंधी घड़ी देखते हुए पूछा। 10 से 15 मिनट। तेज़ तेज़ हाथ चलाते दावर ने स्क्रीन पर देखते हुए जवाब दिया। इतने में अलीज़े का फ़ोन बजा तो वो सभी चौकन्ना हो गए। इस वक्त इसके नंबर पे कॉल आ रही है, क्या करें? समीर ने सवाल किया था। पिक करो, कशिश की तरफ देखते यामीन बोला। कशिश ने पलकें बार बार झपका के महसूस किया कि इसी को कहा गया और 100 ही कॉल उठा ली गई थी। जारी है।